हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हैं। आपकी जो क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चल रही है और आज जो हमारा पार्ट शुरू होने वाला है वो प्रोपोर्शन का पार्ट शुरू होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आज चलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे और ऐसे लेवल के सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार हाँ, हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका आधे से ज्यादा लोग फॉर्म इसीलिए नहीं भरते हैं क्योंकि वो इसके नाम से डरते हैं। सच है ये। तो एक ऐसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उस लेवल का सवाल हम करेंगे। हालांकि अगर मैं पिछले 2-3 साल से देखूं तो बड़ा स्तर गिरा दिया है सीजीएल ने, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हम अगर उस वे में चले गए और एग्जाम ने पैटर्न चेंज कर दिया तो हमारी तो लग गई 1-1.5 साल की, है ना। तो वो रिस्क नहीं लेंगे। हर लेवल का और हर तरह का सवाल हम करेंगे। बच्चे, मेरा जो टारगेट होता है ना, मेरा टारगेट पढ़ाने का, स्पेशली अगर बताऊं तो ये नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ाऊं और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस उसी टाइप के सवाल आप कर पाओ। नहीं, मेरा टारगेट होता है ये कि जब मैं आपको पढ़ाऊं ना, इसके बाद में आप एसएससी लेवल की कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो किसी और टीचर की बुक हो, चाहे वो किसी और टीचर के नोट्स हो, चाहे वो किसी और टीचर के क्वेश्चंस हो, कोई भी बुक हो, है ना, तो उन सवालों को आप कर पाओ। और आप कर रहे होंगे अगर आप सीरियसली क्लास को ले रहे होंगे। अब आज की जो हमारी क्लास है बच्चे, वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का पता है सबसे बड़ा मजा क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आधे बच्चे इस बात को ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उन्होंने एक 7 चैप्टर का नाम पढ़ा, रेशियो प्रोपोर्शन। उनको लगता है चैप्टर का एक ही तो नाम है, अनुपात समानुपात। चीजें भी मिक्स ही पढ़ाई जाती है उनको, उन्होंने पढ़ी भी मिक्स ही हैं चीजें, है ना। तो हम ये अब रेशियो प्रोपोर्शन में एक साथ सारी चीजें ना एक साथ आपको करा दी जाएंगी, आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो, अनुपात से आप क्या समझते हैं? क्या है अनुपात का मतलब जो हमने पढ़ा? अनुपात का मतलब है, अगर मैं बात करूं रेशियो की, मैं बात करता हूं रेशियो की, रेशियो का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। टू नंबर्स हिंदी में भी लिखूंगा, टेंशन मत लो। द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच का संबंध। क्या बोला मैंने? दो संख्याओं के बीच का संबंध। और ये सब आप पढ़ चुके हैं, बीच का संबंध, बीच का संबंध। भाई यही तो पढ़ा हमने कि ए अनुपात बी, जैसे मैंने कहा, है ना, ए का बी से क्या संबंध है? ए बी सी डी। दो या दो से अधिक संख्या अगर आप लिखें तो ठीक है। द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर देन टू, एंड मोर देन टू, मोर देन टू ऐसे लिखें तो ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी तक की भी कहानी जाती है। द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर देन टू नंबर्स क्या होता है? रेशियो, है ना। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का संबंध। अब आज की जो हमारी कहानी है वो है बच्चे प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन, इससे आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया रेशियो का मतलब द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स। लेकिन अगर मैं कहूं प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज, दो अनुपात के बीच का संबंध प्रोपोर्शन होता है। लिखिए इसे कॉपी में, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन, भाई राइटिंग मेरी ऐसी है, इंडिया से बाहर सीख के आया था मैं राइटिंग लिखनी, कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं, तो आपकी समझ में थोड़ा बहुत आए वो लिख लेना। द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज, वो क्या होता है? प्रोपोर्शन, है ना। दो अनुपात के बीच संबंध, दो अनुपात के बीच संबंध। अब यहां से थोड़ी सी कहानी क्लियर हुई, मतलब कि जब मैं प्रोपोर्शन पढ़ रहा हूं ना, तो मैं दो अनुपात को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे
लिखते रहिए ये सब लिखने वाली चीजें हैं, है ना। बड़ी धीरे धीरे आप साथ मेरे साथ लिख रहे होंगे। अब है क्या प्रोपोर्शन का मतलब, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर दूं। चलिए भाई, प्रोपोर्शन का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि ए अनुपात बी, और समानुपात प्रोपोर्शन का जो साइन होता है ना, ये डबल प्रोपोर्शन होता है। दो बिंदी लगाई अनुपात, दो और बिंदी लगा दी समानुपात, और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, है ना। तो यहां से इस जो डबल साइन डबल डॉट है ना, ये 1 2 3 4, इसी का मतलब होता है प्रोपोर्शन। और इसका मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि इक्वल टू भी आप कह सकते हैं। इक्वलिटी भी होती है इन दोनों की, यानी कि ए अपॉन बी, भाई इसका मतलब यही तो होता है। प्रोपोर्शन का मतलब बराबर भी होता है सी बटे डी, यानी कि जो अनुपात ए और बी का है ना, वो सी और डी के बराबर होना चाहिए, वो सी और डी के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि क्या 2 3 10 और 15, क्या ये संख्या समानुपातिक है? क्या ये संख्या समानुपातिक है? जो अनुपात ए और बी का है वही रेशियो सी और डी का होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये संख्या समानुपातिक है? क्या ये संख्या प्रोपोर्शन में है? आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा। कैसे? पहली दो संख्या का अनुपात लेंगे सर 2/3, और बाद की दो संख्या का अनुपात लेंगे 10/15। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल है सर। कैसे? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। भाई 2/3 का रेशियो यहां पर था, 2/3 का यहां पर हो गया। इसका मतलब है कि जो संख्या 2 3 10 और 15 है ना, ये प्रोपोर्शन में है। ये क्या है? ये संख्या प्रोपोर्शन में है, क्योंकि मैंने यहां अपनी कंडीशन को चेक किया है। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बताएंगे उसका आंसर। अब भाई यहां पर मैंने लिखा 2.5 और 3.5, 5 और 7, क्या ये संख्या समानुपातिक है? यस और नो में जवाब देना। कॉपी उठाओ, करके चेक करो, क्या ये संख्या समानुपातिक है? सर चेक करते हैं। जो अनुपात पहली दो संख्या का होगा वही रेशियो बाद की दो का होना चाहिए सर, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर ए बी सी डी कोई संख्या दी हुई है तो जो रेशियो ए बाई बी का है वही रेशियो सी बाई डी का होना चाहिए। यहां चेक करेंगे सर, 2.5 अपॉन 3.5 बराबर 5/7 है कि नहीं? 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, भाई पॉइंट से पॉइंट हट गया। 5/7 5/7 के बराबर है, यानी कि ये संख्या भी हमारी प्रोपोर्शन में है। अनुपात काट के चेक करेंगे, अगर ये 2.5 3.5 है तो ये तो 5/7 हो गया, और इधर तो 5/7 है ही है भाई, तो ये संख्या हमारी प्रोपोर्शन में है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है? मैंने यहां पर लिखा बताओ क्या ये संख्या अनुपात में है, सॉरी समानुपातिक है? क्या ये संख्या प्रोपोर्शन में है? यस और नो? सर चेक करते हैं। मैंने 4 संख्या लिखी, मैंने कहा क्या ये संख्या प्रोपोर्शन, बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं अभी तो, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, सब कुछ पढ़ना है, फिर सवाल भी करने हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा सर चेक करते हैं, 3/5 यहां 15 यहां लिखा, और 5/30 यहां पे लिखा। तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। सर ये तो 1/5 1/6 है, ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आपको समझ में आया कि भाई किस तरीके से हम प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं, किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं। बात क्लियर हुई? चलो यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक आपने सुना होगा, 2 वर्ड सुने होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुने हैं ये दो वर्ड। एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। एक होता है बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, है ना। अब क्या मतलब होता है इनका, ये दो चीज भी देख लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैं यहां पर लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने आपसे कहा ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे डायरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से सीधा याद रखेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट यानी कि ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोल रहा है तो ए ये प्रोपोर्शन का साइन बनाया, और बी ये इसका मतलब है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इस वाले साइन को हम जब इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं ना, सामने देख के ना कमेंट मत करो प्लीज। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं कमेंट की तरफ देखता भी नहीं हूं। जब मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं देखता हूं, लेकिन उन कमेंट को जो बहुत जरूरी हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके, और आपके कमेंट केवल मुझे ही दिखते हैं, आपस में किसी को नहीं दिखते हैं, तो प्लीज कमेंट करके टाइम वेस्ट मत किया करो। जब मैं कहूं कि हाँ अब आंसर बताओ, तब कमेंट किया करो। तो यहां पर ए जो है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये बी है। अब मैं इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल्स टू में चेंज कर सकता हूं, है ना। इसको इक्वल्स टू के साइन में चेंज कर सकता हूं, और जब ये वाला साइन बराबर के साइन में बदलेगा ना, तो ये यहां पर एक कांस्टेंट टर्म के लिख जाएगा, यहां एक कांस्टेंट टर्म ना के लिख जाएगा, और यहां पर ये बी आ जाएगा। जब भी आप इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल्स टू में चेंज करते हो, तो एक कांस्टेंट टर्म, कोई मल्टीपल, वो बी का कोई मल्टीपल हो सकता है, वो यहां पर के टर्म्स में जुड़ जाता है, और यहां पर ये इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल, तो मैं कहूंगा ए, और प्रोपोर्शन का तो यही साइन होता है। और अगर कहूं ना इनवर्सली व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है एक बटे, क्या होता है व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम का मतलब होता है एक बटे में कोई चीज। तो अगर मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, एक बटे में है वो चीज, तो एक बटे बी ये होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। एक बटे बी का मत बोलना, केवल बी। अगर मैं कहूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब है ए इज इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, केवल बी। तो इसका मतलब यही होगा। आप एक बटे बी मत करना, ये गलत आप कर दोगे अगर ऐसा कर रहे हो तो। हिंदी में इसका मतलब है ए जो है, ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे लिखाएगा। ए बी का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब भी यही होता है ए प्रोपोर्शन टू एक बटे बी। अब अगर यहां भी मैं इस साइन को चेंज करता हूं, तो बच्चे यहां इक्वल्स टू के साइन में बदला, तो ये के एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बी यहां पर रहेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एसएससी ट्रेंड में है आजकल ये क्वेश्चन, अभी कराऊंगा मैं आपको, देखना। तो ये दोनों चीज क्लियर है। चलो सवाल एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। सवाल नंबर 1 पे ही आते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 में देखो क्वेश्चन आया हुआ भी है ये। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं किस टाइप से हम इन सवाल को करें। अभी हम जस्ट डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सवाल कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, वो सब बाद में पढ़ेंगे। जस्ट अभी तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर मैं आपको सवाल करा रहा हूं। तो यहां पे मैंने कहा सवाल में कि P का जो मान है वो सीधे, सीधे का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेगा। द वैल्यू ऑफ P वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ Q, यानी कि P का मान सीधे Q के वर्ग के रूप में बदलता है। मतलब कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो P जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q स्क्वायर के। जैसा सवाल ने कहा बच्चों वैसा ही लिखना है। सवाल को देखकर यह मत सोचो कि क्या मैंने इस टाइप का सवाल पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये सोचते हो तो मैथ आप नहीं सीख पाओगे। सवाल को देखकर ये सोचो ही मत कि क्या मैंने इस टाइप का सवाल पढ़ा है कि नहीं, लग जाओ करने। ये आगे के लिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। P का मान सीधे Q के वर्ग के रूप में बदलता है, मतलब P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q स्क्वायर के। अब अगर मैं बच्चे इस साइन को चेंज करता हूं तो क्या मैं ये लिख दूं P बराबर K और यहां पर Q स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाया मैंने आपको, समझाया ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जब Q बराबर 4 है, सवाल ने कहा है कि जब Q बराबर 4 है तो P बराबर 48 है, 48 है। तो P और Q का यहां मान रख के K का मान निकाल दो। ये आपके पास एक कंडीशन मिल गई इसको सवाल के लिए, यही ऑपरेट करेगी अब जो भी करेगी। सवाल ने कहा जब Q बराबर 4 है तो P बराबर 48 है। तो P बराबर मैंने यहां पर 48 रखा बराबर K और गुणा Q कितना आ गया 4, 4 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि प्यारे भाई हमें मिल गया K बराबर 12। जो हमने कांस्टेंट टर्म K माना था उसकी वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 12 मिल गई। अब इस K की वैल्यू को यहां पर टिका देंगे सीधा, और सेकंड कंडीशन को देखेंगे कि जब P बराबर 243 है तो Q बताओ भाई। अब सेकंड कंडीशन में सवाल में कह रहा है कि जब P बराबर 243 है तो Q बता दो कितना होगा। कंडीशन हमारी यही रहेगी। P कितना बोल दिया उसने, 243 बराबर K की वैल्यू हमने क्या निकाली है 12 और यहां पर Q स्क्वायर। तो जब P बराबर जब Q बराबर 4 है, अच्छा इस 4 चौके 16 होगा बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 चौके 16 होगा। थोड़ा सा हमने यहां पर 4 4 लिख दिया, 4 चौके 16 होगा। Q स्क्वायर है ना, तो 16 3 48 आएगा ये, 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी मिल गई 3, तो K की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3, तो 3 गुणा Q का स्क्वायर। ओके, अब यहां से Q की वैल्यू निकाल दो बच्चे, ये पूरा 81 बार जाएगा। तो Q बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 81, यानी कि 9। आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से देखना। सवाल ने कहा P का जो मान है सीधा Q के वर्ग के रूप में चेंज होता है, सीधा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। तो जब मैंने साइन को चेंज किया तो एक K टर्म जुड़ गया, तो P बराबर K इंटू Q स्क्वायर। अब उसने दो कंडीशन दी है, क्या कि जब Q बराबर 4 है ना तो P बराबर 48 है। तो जब Q बराबर 4 है तो P बराबर 48, मैंने यहां पर रखा तो K बराबर 3 मिल गया, K की वैल्यू मिल गई 3। सेकंड कंडीशन उसने बोली कि जब P बराबर 243 है तो Q बताओ क्या होगा। तो मैं फिर से इसी कंडीशन पे आऊंगा कि P बराबर 243, K का मान 3 निकाल दिया तो Q बराबर 9 आ जाएगा। क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो आ जाइए। ये रहा एमटीएस का ही सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अब
इस सवाल का आंसर देंगे? जल्दी से बताओ। क्या करेंगे सवाल में? एम एन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। किसके? एम एन के। यानी कि मैं कह सकता हूं एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। और जब मैं इस साइन को चेंज करूंगा तो m बराबर क्या आ जाएगा? k/n। m बराबर क्या आ जाएगा? k/n। सवाल ने कहा यदि m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है, तो m बराबर 20 रखा तो k/n बराबर कितना है? 70। सवाल ने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, तो बच्चे यहां से k कितना आ गया? 7 दूनी 1400। k की वैल्यू आ गई 1400। सवाल ने कहा यदि n बराबर 50 है तो m बताओ। अब सेकंड कंडीशन में ही वो पूछ रहा है कि m बताओ। k का वैल्यू कितना निकाला है? 1400। और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में? 50। ये आ जाएगा 28। क्या कहानी क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? अगर मैं आपको अगले सवाल पर लेकर चलूं इस विश्वास के साथ कि मेरे स्टूडेंट इसका आंसर मुझे बताएंगे, तो आप मुझे क्या बता पाएंगे? सीजीएल का सवाल है 2022 का ही, एमटीएस में भी 2022 में आया, सीजीएल 2022 में आया, तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि b बराबर 27, c बराबर 2, तो a बराबर 15 है। तो यहां से तो हम k की वैल्यू निकाल देंगे पहली कंडीशन से तो। और दूसरी कंडीशन में a और c दिया हुआ है, b निकाल देंगे। चलिए ट्राई करते हैं। सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सवाल को पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्या कह रहा है सवाल? कि a जो है ना b के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ b। सवाल कह रहा है a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के वर्गमूल के स्क्वायर रूट ऑफ b, और a की ही बात कर रहा है। और जो a है वो c के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, c का घन का व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि यही a जो है व्युत्क्रमानुपाती है c के घन के। 1/c³ हो गया। भाई मैं सवाल को फिर से पढ़ता हूं पहली लाइन को, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। a b के धनात्मक वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने लिख दिया √b। और जो a है ना वो c के घन के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/c³। अब मैं आपसे कहूं कि राम जो है वो श्याम का भाई है और राम ही मोहन का भाई है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि राम जो है वो श्याम और मोहन दोनों का भाई है? भाई a बराबर b और a बराबर c, तो मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर b एंड c। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √b/c³ के? मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। यस और नो? इन दोनों को कंबाइन कर दिया √b और 1/c³ के। बस सवाल हो गया। यही तक कहानी जो थी वो समझने वाली थी। अब अपनी वही कंडीशन जो आपने पिछले सवाल में लगाई थी, बताइए। सर स्क्वायर बोल रहा था, आपने स्क्वायर नहीं लगाया। कहां बोल रहा था स्क्वायर? बच्चे पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोल रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोल रहा है ना? तो यहां अगर मैं इस साइन को इक्वस टू में चेंज करता हूं तो ये आ जाएगा k√b/c³। अब कंडीशन हम सवाल से चेक करते हैं। सवाल ने कहा यदि b बराबर 27 है, b बराबर 27 है, c बराबर 2 है, तो a बराबर कितना है? 15 है। कि b बराबर कितना है? 27 है, और c बराबर कितना है? 2। 2 का क्यूब हो जाएगा। बोला ना उसने c बराबर 2, है ना? ओके। अब सवाल ने बोला है कि यहां से आप k की वैल्यू निकालो पहले, तो कितनी आएगी बच्चे ये बताओ जल्दी से। 15, 2 दूनी 4 दूनी 8,
15 अट्ठे 120 बराबर के, और इसको लिख सकते हो आप 3√3। 27 को क्या लिख सकते हो? 3√3, 3√3 है ना। तो यहां से ये कितना आएगा? 3 चौके 12 40, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/√3। ये के की वैल्यू मिल गई आपको, पहली कंडीशन से के की वैल्यू मिल गई। अब उसने बोला है तो बता दो कि अगर a बराबर 9 है, c बराबर 2 है, तो b का मान बता दो। सेम यहीं पर आएंगे हम, फिर से यहां पर इसमें आएंगे फिर से। हमने पिछले 2 सवाल में यही किया था कि पहली कंडीशन से तो हम k का मान निकालते हैं, और फिर जो अगली कंडीशन दी होती है उसमें हम k की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या मैं इस सवाल को आगे सॉल्व करूं? क्या बच्चे मैं यहां से रफ कर दूं इसको? तो ये क्या बनेगा भाई? यहां पर अगर आप इसको रखते हो, उसने कहा a बराबर 9 है, बराबर k की वैल्यू कितनी है? 40/√3, और c बराबर कितना है? 2, तो 2 का क्यूब, और यहां से ये √b आ जाएगा। बस आपने b की वैल्यू निकालनी है, यहां से b की वैल्यू निकाल दो यहां से, है ना। b की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 नाम 72, और √3/40 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ b। तो 8 पंजे 40, 8 नाम 72। यहां से अगर मैं b निकालूंगा तो इधर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर वाली संख्या का वर्ग हो जाता है। तो 9 नाम 81 तिया कितना होता है? 243, ऊपर वाली संख्या का वर्ग, नीचे का वर्ग कितना है? 25। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 243/25। अब मैं करता हूं इसे रिपीट, सुनना बिल्कुल आराम से बैठ के सुनो, मैं रिपीट करता हूं। सवाल ने आपसे कहा था कि a जो है वो b के धनात्मक वर्गमूल, ये वर्गमूल बच्चे स्क्वायर रूट को बोलते हैं, कि अनुक्रमानुपाती है, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ b के, और जो c के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि यही a 1/c² है। घन मतलब होता है क्यूब, पावर 3। और अगर ये तीनों कंडीशन है तो इनको मैं लिख सकता हूं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √b/c³ के, और इस कंडीशन को मैंने ये लिख दिया, इस कंडीशन को मैंने ये लिख दिया। और जब मैंने इस कंडीशन को ये लिखा तो पहली जो दी हुई थी b 27, c 2 और a 15 मैंने यहां पे रखा, और k की वैल्यू आ गई कितनी भाई? 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, और 3 चौके 12, और 0 आ गई, है ना। तो k बराबर आ गया ये, और k बराबर ये आ गया। तो फिर मैंने इस दूसरी कंडीशन से b की वैल्यू निकाल दी 243/25, और ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, चलें आगे। चलो अब थोड़ा सा चलते हैं, जो कंडीशन मैंने आपको अभी सिखाई थी शुरू में कि a b c d अगर प्रोपोर्शन में है तो जो अनुपात a और b का होगा वही अनुपात c और d का होगा। चलिए देखते हैं सवाल। उसने बोला कि k² जो है अनुपात है m के, और समानुपात m/16। तो यहां से अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो बच्चे मुझे मिला k²/m बराबर m/16। भाई इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे सिखाया था क्लास के शुरू में। जो लोग लेट आए हैं वो थोड़ा सा क्लास को शुरू से देखें। आपसे पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है? k² + 2m² बटे k² प्लस का m², ये आपसे पूछा है। अब क्या करें सवाल को? सवाल को करेंगे ये, भाई आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करो, इस m को उठाकर ना नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा k² बटे m² बराबर 1/16। भाई ये नीचे ही तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी। अरे नहीं समझे क्या? ये हो जाएगा 16k² बराबर m²। और अगर मैं एक काम करूं, k² को उसके नीचे ले जा रहा हूं, तो मिलेगा मुझे m² बटे k² बराबर 16, और बटे 1 आप लिख सकते हो, यानी कि इसको 16r और 1r लिख सकते हैं।
रेशियो में सिखाया था मैंने आपको। तो जहां भी सवाल में एम स्क्वायर हो वहां 16r लिख दो, जहां भी के स्क्वायर हो वहां 1r लिख दो। इतना आसान सवाल हो गया। इतना आसान सवाल हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये कंडीशन दी हुई थी मुझे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी और मिला मुझे एम स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर 16, तो इधर ही रह गया, और बटे 1। अब जो सवाल में मुझसे पूछ रहा है, जहां के एम स्क्वायर है 16 लिख दो, जहां के स्क्वायर है वहां 1 लिख दो। तो यहां के स्क्वायर है तो के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे बच्चे? 1। और 2 गुणा एम स्क्वायर कितना है? 16 बटे के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 1 कितना हो गया? 16 दूनी 32 और 1 33 बटे 17। कहीं है ऑप्शन में जी? बी। तो प्रोपोर्शन के बहुत बेसिक सवाल करा रहा हूं अभी तो मैं आपको, बहुत बेसिक। हालांकि प्रोपोर्शन सारा ही इजी है, बहुत इजी है, लेकिन वैरायटी ढूंढ के लाया हूं सवालों की। वैरायटी के क्या क्या वैरायटी यहां पर सवालों की हो सकती है। आर का यूज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई आर का यूज करोगे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाना है। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि उसको 16r और 1r मान सकते हैं, है ना? चलो, अगर आप m और k का रेशियो बनाओगे तो 4 1 आएगा, उस 4 1 का फिर से वर्ग करना पड़ेगा आपको। बात तो वही आ जाएगी कि नहीं? भाई हमें ये भी तो ध्यान में रखना है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सारी संख्या स्क्वायर में, तो काहे मैं स्क्वायर रूट निकालूं? मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा फिर उनका वर्ग करूंगा। दिमाग फिरा है क्या? हमारा नहीं फिर रहा। हमने तो सवाल में देखा है कि सारी चीजें स्क्वायर में पूछ रहा है, तो फिर स्क्वायर में रहने देंगे उनको, है ना? चलो, आगे चलें, इस सवाल पे आ जाओ, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए सवाल को आराम से। एसएससी एमटीएस 2022 इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। थोड़ा स्लो यार, मैं तो जानबूझकर भी बहुत स्लो चलता हूं। आप लोगों के 2 ग्रुप बटे हुए हैं। एक ग्रुप कहता है सर फास्ट चलो, एक ग्रुप कहता है सर स्लो चलो। ऐसा भी कोई है तुम में से जो ये कहे कि सर जी सही चल रहे हो, जैसा चल रहे हो चलते रहो? है ऐसा भी कोई? अब बताओ, मैं स्लो पढ़ाने लग जाऊं? कुछ लोग कमेंट पे कमेंट, सर फास्ट चलो। क्या करूं मैं? बताओ, मैं अगर आप मेरी जगह खड़े हो तो आप क्या करोगे? जैसा मैं खुद चल रहा हूं मुझे चलने दो, मैं सारी चीजें आपको करा दूंगा। फास्ट वाले भाई साहब थोड़ा सा आप थम के रहो। चलिए सवाल देखेंगे। उसने कहा x-1, x+2, 3x+5 और y ये सब समानुपाती हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रोपोर्शन में है। और उसने कहा यदि x बराबर 5 है तो y का मान बताओ। भाई आपको दी हुई है 4 संख्या a, b, c और d। ये 4 संख्या ना समानुपातिक है, प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन में मैंने कहा कि जो अनुपात पहली 2 संख्या का होता है वही अनुपात बाद की 2 संख्या का होना चाहिए। क्लास के शुरू में ही 4-5 एग्जाम्पल कराए थे आपको, वही चीज है ना? तो यहां अगर मैं कहूं पहली 2 संख्या का अनुपात, तो मैं कहूंगा x-1 बटे x+2, और यही अनुपात किसका होना चाहिए भाई? 3x+5 बटे y का। और सवाल ने बोला कि अगर x बराबर 5 है तो y बता दो। आप क्या, एक 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा इसे, कि x बराबर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 5 और 2 7 बराबर 3x+5। 5 तिया 15 और 5 20 और बटे y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 से 5 20 को काट दो 5 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 7 पंजे 35। तो क्या आंसर आ गया? 35। क्या आ गया भाई? 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बताओ इस सवाल का आंसर। एसएससी एमटीएस 2022 का ये सवाल है, कैसे होगा? मैं चाहता ना तो प्रोपोर्शन को 20 मिनट में खत्म कर सकता था, रेशियो चैप्टर में ही एक बार पढ़ाता। सेकंड मीन प्रोपोर्शन के 4 सवाल करा देता,
थर्ड प्रोपोर्शन के 3 सवाल करा देता, 3 सवाल आपको फोर्थ प्रोपोर्शन के करा देता और आपसे कहता प्रोपोर्शन खत्म, अगला चैप्टर। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी और आपकी मेहनत के साथ धोखा होता। आपको जो विश्वास दिलाया गया था मेरे द्वारा शुरू में कि सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और बहुत डिटेल में आपको बहुत आराम से पढ़ाई जाएंगी, इसीलिए प्रोपोर्शन की अलग क्लास और सारी चीजें एक तरफ से सेट करके रखी मैंने कि कोई भी सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल क्वेश्चन ना छूटे। सवाल है कि 0.04 अनुपात 0.06 समानुपात 0.06 अनुपात ए। तो जो अनुपात इन दोनों का होगा यानी कि 0.04 बटे 0.06 का, बच्चे वही अनुपात किसका होना चाहिए 0.06 बटे ए का। क्या यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर निकाल दी हमने। तो भाई यहां भी पॉइंट के बाद 2 संख्या और यहां भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दो, जीरो का कोई महत्व नहीं बचा। अब तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बराबर 3 की इसमें करेंगे तो 6 तिया 18, 0.18। भाई 0.06 में 3 की मल्टीप्लाई करो 0.18 ही आएगा। अब 2 से इसको काट दो 0.09। क्या आंसर आया जी? ए की वैल्यू कितनी आई? 0.09। पॉइंट में नहीं फंसना है, बस इतना बेसिक तो आपको क्लियर भी होना चाहिए। ये उम्मीद मत करना कि राहुल सर भी आपको इतना बेसिक पढ़ाएंगे कि पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये हट गया, वो हट गया। ये बेसिक क्लियर रहना चाहिए आपका। और नहीं भी है तो हो सकता है राहुल सर आपको ये बताएं कि भैया ये दशमलव है, दशमलव से दशमलव हटा, ये हटा, वो हटा। तो नंबर सिस्टम की कहानी है सारी। तो ए का मान कितना आ गया? 0.09। आसान सा सवाल था, आगे लेकर चलूं आपको। चलो इस सवाल पे चलते हैं, बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एसएससी एमटीएस 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और आप लोगों से मुझे इसका आंसर चाहिए। एक बटे 2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 1/8 और x की वैल्यू आपसे पूछी है। कैसे करेंगे भाई? जो अनुपात इन दोनों का होगा 1/2 और गुणा x बराबर वही अनुपात इनका होगा 1 कितना किसका होगा? x बटे और b कितना है? 1/8, 1/8। अब ये 8 चला जाएगा ऊपर। भाई जो अनुपात a बटे b का था वही अनुपात c बटे d का होगा। तो a बटे b कितना आया है? 1/2 और x नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर में। यहां कितना है? x और ये जो d है 1/में आ जाएगा और ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया? 1/2x बराबर 8x। कितना आ गया? 16x² बराबर 1। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 1/16। तो x कितना आ गया? √1/16 यानी कि 1/4। कहानी क्लियर हुई? आपका आंसर कितना आ गया? 1/4। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आसान सवाल है कि अगर 4 संख्याएं समानुपातिक हों तो जो रेशियो पहली 2 का होता है वही रेशियो बाद की 2 संख्या का हो जाता है। सेम चीज आपको पढ़ाई जा रही है बार बार। तो एक और लास्ट सवाल कर दो, फिर मैं आपको सिखाता हूं। आपने अभी तक सीखा होगा मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको सारी चीजें मैं डिटेल में कराऊंगा। क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, क्या होता है सेकंड प्रोपोर्शन, क्या थर्ड, क्या फोर्थ, क्या मीन प्रोपोर्शन, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से। एसएससी सीरियल 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है कि अगर 2x+1, x+2, 2 और 5 ये समानुपातिक हैं, प्रोपोर्शन में है, तो 3.5। अरे ये इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है। चलो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, सवाल को थोड़ी देर के लिए भाई होल्ड करते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाता हूं। तो अब कॉन्सेप्ट ही सीखते हैं। अगला पेज पलटो और लिखना शुरू करना मेरे साथ। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे।
चलो लिखिए भाई, यहां पर मैंने संख्या लिखी A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। कितनी संख्या है? 4। 4 संख्या है। अब अगर मैं कहूं पहली संख्या कौन सी है, आप कहेंगे A, और बच्चे यही हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपात। प्रथमानुपात। दूसरी संख्या है B। एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर चीजें ना सिस्टमेटिक तरीके से कराओ। पहली बात तो मैं समझा नहीं सिस्टमेटिक तरीका मतलब क्या है। शायद वो ये कहना चाह रहा होगा कि सर टाइप लिख के करवाओ। बच्चे अगर मैं आपको टाइप लिख के करवाने लग गया ना, जितना कंटेंट मैं आपको देना चाह रहा हूं उतना कंटेंट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। फिर रीजन है, मैं आपको वही चीज करा पाऊंगा जो लिमिटेड टाइप में है। मान लो 10 टाइप है, 12 टाइप है, 12 टाइप कराने के बाद मैं सोचूंगा ठीक है कवर होगी सारी चीजें। जो इक्का दुक्का 2-2 3-3 4-4 सवाल है ना, जो किसी भी टाइप में नहीं आते हैं, उनका क्या करेंगे फिर? पहले बात तो टाइप में अगर हम रह के पढ़ेंगे तो बाउंड हो जाएंगे हम। सारी चीजें मैंने ऐसा थोड़ी करा रहा हूं कि मैंने कोई सवाल आपको कराया, अगला सवाल अलग कॉन्सेप्ट का है, नहीं, सेम कॉन्सेप्ट का है। टाइप में जानबूझकर नहीं लिखता हूं। टाइप आप जब मैंने एक जैसे 4 सवाल करा दिए तो एक टाइप के हो गए, आगे मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया, आपको बताया कि नया कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर 4 सवाल करा दिए, वो अगला टाइप हो गया। यही तो सिस्टम है। क्योंकि जब आप टाइप से पढ़ते हो ना और आप एग्जाम में बैठते हो, आपके दिमाग में एक सिंपल सी बात रहती है, कोई सवाल आ गया, ओह ये सर के टाइप का सवाल है, कोई नहीं आया, ओह ये टाइप तो सर ने कराया ही नहीं। एग्जाम से निकल के कॉल करते हो भाई सर ने क्या पढ़ाया, उनके टाइप का तो कुछ आया ही नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो दुनिया का कोई भी टाइप आ जाए आप कर लेंगे। जैसे पहला है तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड है तो ये सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, ये द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। रोमन में लिखते हैं, है ना। इसको क्या लिखेंगे? तृतीय अनुपात। और ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब लिखेंगे। अब ये कब है? जब हमें 4 संख्याएं दी हो। सारा कंफ्यूजन दूर करना आराम आराम से समझ के। यहां पर मैंने कहा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। मैंने कहा ये पहला वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है ना भाई? अगर मैं आपसे कहूं कोई क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो मैं छोटा कर देता हूं। कोई सवाल अगर मैं आपको देता हूं, अभी ये सारे क्वेश्चन वही तो थे जो मैंने आपको भी कराए थे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, कौन सा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये उसी का ही तो था। इसमें इसने 3 संख्याएं दे दी और ये A पूछ लिया। आपसे क्या पूछा उसने? फोर्थ प्रोपोर्शन ही तो पूछा, चतुर्थ अनुपात ही तो पूछा। भाई जो आपने A की वैल्यू निकाली है ये फोर्थ प्रोपोर्शन ही तो निकाली आपने। हां, अगर इसकी जगह इसे गायब कर देता तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालते, फिर आप इसकी जगह इसे गायब कर देता तो सेकंड प्रोपोर्शन निकालते फिर आप। यस, है ना। तो हम जो कहानी पढ़ रहे हैं ये वही तो है। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैं आपसे कहने लगूं कि 4, 5, मैंने कहा आपसे x अनुपात 4 समानुपात 6 अनुपात 11। बताइए प्रथम अनुपात क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? प्रथमानुपात क्या होगा? तो हां, इसमें वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा कह रहा सर ये ऐसे भी तो हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये देखो, अभी फिलहाल आप ये देखो भाई। जैसे मैंने कहा, आपने देखा कि सर जो अनुपात इन दोनों का होगा x/4 बराबर यही अनुपात 6/11 का होगा। तो x कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 और बटे 11। अब मैंने आपसे कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करना,
एक चीज यहां से बड़ी कॉन्सेप्चुअल निकल के आती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किस किस की हुई है सर। सर यहां तो 4 और 6 की हुई है, यानी कि बीच की दो संख्याओं की। और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी हुई है, x और 11 की, यानी कि पहली और चौथी संख्या की। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर आपको दिया हो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो पहली और चौथी संख्या का मल्टीप्लीकेशन यानी कि a गुणा d बराबर किसके हो जाएगा, b और c, जो बीच की दो संख्या हैं इनका मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ये लिख लीजिए। ये आया कहां से है, यहीं से आया भाई। ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ये कहां से आया, ये आया यहां से कि जब हम समानुपातिक संख्याओं को इक्वेट करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगी तो वहां से 4 और 6 की मल्टीप्लाई बीच की दो संख्याओं की, और पहली और लास्ट की संख्या की मल्टीप्लाई ये रहा x और 11। तो यहां से आप सीधी सीधी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको दूं, इसके ऊपर सवाल मैं आपको दे देता हूं भाई। मैं यहां पर लिखता हूं कि 5 अनुपात 8 समानुपात 9 या समानुपात x अनुपात 120। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि सर पहली और लास्ट की संख्या की गुणा कर दो, कितना आएगा 5 गुणा 120, और बीच की दो संख्या की गुणा कर दो, कितना आएगा 8 गुणा x। तो 8 से जाएगा 15 बार, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 75। कितना आ गया 75। ये थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा उसने, जब चारों संख्याएं दी हो तो, जब चारों संख्याएं दी हो। अभी वो चीज पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं जहां से सवाल बनते हैं, वो चीज पे तो अभी पहुंचे ही नहीं है हम जहां से सवाल बनते हैं। ये कहानी क्लियर हुई आपको कि पहली और लास्ट की संख्या की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो बीच की दो संख्या की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। इतना पॉइंट तो क्लियर है। ओके, अब चलते हैं अपनी असली कहानी के ऊपर कि हमारी जो असली कहानी है ना वो क्या है। भाई मैं आपसे कहता हूं a और b दो संख्या है, इनके बीच का ये संख्या हो जाएगी आपकी प्रथमानुपात। प्रथमानुपात। और अगर आपसे कहे इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन बताओ, एक वर्ड आता है मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन। तो बच्चे जो मीन प्रोपोर्शन होगा ना, वहां से चलो इसको भी मत लिखो, आपसे मैं कह रहा हूं a और b का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। कहानी सीख रहे हैं हम किसकी, मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन दो संख्याओं के बीच मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात। यहां से कहानी ढंग से सीखना बच्चे। अब तक की तो आपको क्लियर हो गई, पिछला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो a बटे b बराबर c बटे d, वही सारी कहानी अभी तक की। अब थोड़ी सी चेंज होगी। मैंने कहा a और b का मध्य अनुपात, हमें नहीं पता a और b के बीच एक ऐसी संख्या आपने डायरेक्ट रटा हुआ है ab, रूट ab। आप सभी लोगों ने डायरेक्ट रटा हुआ है कि a और b का जो मध्य अनुपात होगा ना वो रूट ab होगा। लेकिन वो आया कहां से, क्यों हम रूट ab करते हैं सर। असली कहानी तो वही है ना भाई, आपसे पूछा गया a और b का मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात, यानी कि a और b के बीच एक ऐसी संख्या होगी बच्चे, a और b के बीच एक ऐसी संख्या होगी जिसका जो अनुपात a से होगा वही अनुपात b से होगा। मध्य अनुपात का क्या मतलब, अगर मैं आपसे कहूं 6 और 10 के बीच, 6 और 9 के बीच की मध्य संख्या बताओ क्या होगी, या ये छोड़ो 1 और 3 के बीच की मध्य संख्या क्या होगी। 1 और 3 के बीच, तो आप कहेंगे सर 2, क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस 2 और 1 का है उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 का है। मध्य का तो यही मतलब होता है। तो यहां मैं अगर कहूं मध्य संख्या, जैसे मैंने कहा 10 और 16 के बीच मध्य संख्या बताओ, मध्य संख्या, तो आप कहेंगे सर 13, आप कहेंगे सर 13।
क्यों? क्योंकि 13 का जो डिस्टेंस 10 से है वही 13 से 16 से है। तो मध्य संख्या, अगर कहूं मध्य अनुपात, अभी तक तो मध्य संख्या की बात चल रही थी, अभी मैं कह रहा हूं मध्य अनुपात, यानी कि एक ऐसी बीच की संख्या जिसका जो अनुपात ए से होगा वही अनुपात बी से होना चाहिए। अब कहानी क्लियर हुई, यानी कि जो अनुपात, मैं मान लेता हूं ये संख्या कोई एक्स है, जो अनुपात इसका ए से है बच्चे वही अनुपात इसका बी से होना चाहिए। मध्य अनुपात का मतलब है कि एक ऐसी बीचों बीच की संख्या जिसका जो अनुपात इससे है वही इससे होने चाहिए। भाई मध्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो यहां से आप पहली दो संख्या की गुणा करेंगे, बीच की दो की करेंगे, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो यहां से मध्य अनुपात कितना आ गया? रूट ए बी। क्या आ गया प्यारे भाई? रूट ए बी। यहां से आया था ये रूट ए बी। अब क्लियर हुआ? यहां से आया था रूट ए बी, मध्य अनुपात। एक ऐसी संख्या इन दोनों के बीच जिसका जो अनुपात ए से होगा वही अनुपात इसका बी से होगा। ये होता है मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। ओके, मीन प्रोपोर्शन की कहानी क्लियर हुई आपको? इसको थोड़ा सा मैं साइड में करके सेकंड चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? इसी में ही थर्ड प्रोपोर्शन। भाई मैंने कोई संख्या दे दी आपको ए और बी, दो संख्या है ए और बी, थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहेगा आपसे? बताओ क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन? अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का हमें थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, क्या होगा? आप में से बता सकता है कोई? थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि भैया ए और बी कोई दो संख्या है, ए और बी कोई दो संख्या है, एक तीसरी संख्या की आपसे बात कर रहा है वो, या फिर यहीं पर इसी में ही अगर मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लूं, इसी में ही थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लूं, या चलो मैं अलग ही बताता हूं आपको थर्ड प्रोपोर्शन। ये थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो अनुपात ए और बी का है बच्चे वही अनुपात बी और जो तीसरी संख्या हमने मानी है एक्स का होना चाहिए। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन कि जो अनुपात पहली दो संख्या का है, पहली और दूसरी का, वही अनुपात दूसरी और जो तीसरी संख्या है उसका होना चाहिए। यहां चौथी संख्या नहीं है कोई सी भी, क्योंकि एक संख्या दो बार रिपीट हुई है। जो अनुपात पहली और दूसरी का है वही अनुपात दूसरी और तीसरी का होना चाहिए। सेम अनुपात दूसरी और तीसरी का होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो ax, और यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर। तो बच्चे x का मान क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन ए, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन आपको दो ही संख्या देगा। अगर दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आप कहेंगे रूट ए बी, और अगर दो संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, अगर दो संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपात पूछे, तो जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और तीसरी संख्या एक्स का होगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां से ये फॉर्मूला बना जो आपने डायरेक्ट रटा हुआ है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, अगर बात कहेगा तृतीय अनुपात की। एक और बचा फोर्थ प्रोपोर्शन। एक और बचा है क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन। उसे भी लिख लेते हैं। एक बचा है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपात, इसे बताएगा कोई? बच्चे जब आपसे चतुर्थ अनुपात पूछेगा ना तो तीन संख्या देगा आपसे।
क्या देगा? 3 संख्या ए, बी और सी, और आपसे कहेगा चतुर्थ अनुपात बताओ क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो अनुपात ए और बी का होगा ना, वही अनुपात सी और चौथी संख्या एक्स का होना चाहिए। ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है ना। हाँ जो भी है यार, अब मेरी हिंदी पे तुम क्यों जा रहे हो? मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया मैं विदेश से सीख के आया हूं हिंदी, विदेश से, और विदेश की हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है ना। तो अगर मैं कहूं ए बी सी, 3 संख्या देगा और चतुर्थ अनुपात पूछेगा, तो आप कहेंगे कि सर जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात सी, और जो चौथी संख्या जो अनुपात पूछ रहा है उसके बराबर होगा। ये दो करेंगे, ये दो, तो ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा सी, तो एक्स कितना आ गया? बी गुणा सी बाई ए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछे ए बी सी का, तो आप कहेंगे बी गुणा सी बाई ए। आपसे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आप कहेंगे रूट ए बी। अगर आपसे ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरी वाली संख्या का वर्ग करके पहली से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे कहे फोर्थ प्रोपोर्शन, 3 संख्या देगा और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, तो आप कहेंगे बी गुणा सी बाई ए। सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? क्या अब हम सर सीपीओ कवर हो जाएगा? बच्चे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, फेज, स्टेट लेवल एग्जाम, वनडे एग्जाम जितने भी हैं सारे के सारे क्लियर हैं। ओके, आगे चलें, चलो सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल पे आ जाओ, करेंगे इस सवाल को। फर्स्ट प्रोपोर्शन शुरू में क्लियर तो कर दिया मैंने आपको। बताएंगे जल्दी से। 169 और 144 का मध्य अनुपात, बच्चे सीजीएल 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। एक कह रहा है वनडे एग्जाम क्या होता है गूगल करना, क्लास के बाद गूगल करना वनडे एग्जाम क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। क्या आंसर आ रहा है? ए। भाई मध्य अनुपात पूछा है तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। 169 इंटू 144, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, मैं कह रहा हूं फंस जाओगे अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे। आपको पता होना चाहिए 169 अंडर रूट के अंदर है तो ये 13 आएगा बाहर निकल के, क्योंकि 169 का रूट होता है 13, 13 का स्क्वायर 169, और 144 है बाहर निकल के क्या आएगा? 12, और 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15। क्या आंसर आ गया? 156, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, ये बताना जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे भाई। सवाल है ए और बी का मध्य अनुपाती जो है ना वो सी है, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपाती क्या होगा? सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है बताइए कैसे करेंगे सवाल? भाई ए और बी का मध्य अनुपाती जो है ना वो सी है, यानी कि मैं कह सकता हूं सी बराबर क्या है? ए और बी का मध्य अनुपाती यानी कि रूट ए बी। तो यहां से अगर मैं ए बी आपसे पूछूं तो ये वर्ग हटेगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बी कितना है? सी स्क्वायर के बराबर है।
अब उसने कहा तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपाती। अरे वो क्या होता है भाई, ए स्क्वायर सी गुणा बी स्क्वायर सी, यही होगा ना ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शन। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, ए की पावर 4, नहीं ए स्क्वायर कहां है, ये है कितना क्या, ए स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर, और सी गुणा सी कितना है, सी स्क्वायर। वर्ग से बाहर निकलेंगे तो ए गुणा बी गुणा सी निकल के आएंगे, भाई स्क्वायर हट जाएगा इनका। यानी कि मुझे जो आंसर बताना है, जो मुझे जो वैल्यू बतानी है, वो ए गुणा बी गुणा सी की वैल्यू बतानी है। और मुझे पता है ए बी किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। तो यहां अगर मैं ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर रख देता हूं, सी अलग से है ही, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी क्यूब। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, सी क्यूब, क्योंकि ए बी बराबर सी स्क्वायर है। मुझसे पूछा था ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शन, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी गुणा बी स्क्वायर सी, मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रूट से हटे ए बी सी, और ए और बी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, सी स्क्वायर यहां पर रखी, तो सी स्क्वायर यहां पर रखी, तो सी स्क्वायर इंटू सी यानी कि सी क्यूब। आगे चलें, नेक्स्ट 2022 सीजल का क्वेश्चन आसान है, जल्दी से बताओ। मध्य अनुपाती क्लियर कर रहा हूं पहले, सारे मध्य अनुपाती पे जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्लियर कर रहा हूं, फिर मध्य अनुपाती के बाद चलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात पे। देखो x जो है 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है, तो x का मान बताओ क्या होगा। x क्या है, अंडर रूट ऑफ 12.8 और गुणा 64.8। बच्चे इस सवाल में करने में जो चैलेंज है, जो सीखना है, वो है आपकी बुद्धि का प्रयोग। आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, नहीं गुणा नहीं करनी है, हमें फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे, कि सर अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक संख्या, ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक और संख्या। क्या मैं 128 को ऐसे लिख दूं 64 गुणा 2, भाई 64 गुणा 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है अपने आप में, और उसमें से 2 को मैंने अलग कर दिया, 64 गुणा 2। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 324 गुणा 2। भाई लिख सकते हैं क्या नहीं इसको, मैं जानता हूं 324 जो है ना, ये 18 का वर्ग होता है कि नहीं, होता तो है भाई, 324 जो है ये 18 का वर्ग होता है, ओके, बटे और 2 जीरो ये थी। अब सारी संख्या आपको वर्ग मिल गई, मैं कह रहा हूं आपको गुणा करने की कोई नीड ही नहीं है, आप फैक्टर बना लो। बड़ी बड़ी संख्या जब भी अंडर रूट के बीच में अंदर हो ना, तो फैक्टर बना लो, ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो परफेक्ट स्क्वायर बन सके। जैसे मैंने 128 को 64 गुणा 2 में तोड़ा, 648 को 324 गुणा 2 में। अब मैं जानता हूं 64 का तो बाहर आ जाएगा 8, 324 का बाहर आ जाएगा 18, और 2 गुणा 2 होता है 4, और 4 का आ जाएगा 2, बटे नीचे 2 जीरो 100 है, और 100 का अंडर रूट होता है 10। 18 अट्ठे 144 दूनी 288 बटे 10, यानी कि मेरा जो आंसर है 28.8, ऑप्शन नंबर सी। क्या सीखे इस सवाल से, कि अंडर रूट के अंदर अगर बड़ी संख्या है तो उनके फैक्टर बनाएंगे 2 गुणा करके या फिर 3 गुणा करके। जैसे ये तो 2 गुणा से आ गया, हो सकता है ऐसा कोई सवाल होता कि भैया भारतीय 36 360 8 24 384 हो सकता था, इसको आप क्या लिखते, 3 से गुणा करते, 3 गुणा, या फिर ये 256, हाँ फिर 3 गुणा आप करते, भाई 384 अगर होता, फिर ये 2 गुणा करके नहीं बनती बात, ये 2 गुणा करके बात नहीं बनती, फिर ये 3 गुणा करके बनती, फिर कुछ और निकलता। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ना बड़ी बड़ी संख्याओं के फैक्टर बनाने हैं, आप अंडर रूट निकाल सके जिनका।
तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगले सवाल पर लेकर चलूं आपको, तो इस सवाल का आंसर बताओ। हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2022 का ये सवाल है। क्या आप इस सवाल का आंसर मुझे बता सकते हैं कि 0.4 और 3.6 का मध्य अनुपाती क्या है? मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ऑफ AB। 0.4 गुणा 3.6, भाई पॉइंट हटेगा बटे 10, पॉइंट हटेगा बटे 10। अब देख लो, 4 जो है 2 बाहर आ जाएगा, 36 जो है 6 बाहर आ जाएगा, नीचे 100 है 10 बाहर आ जाएगा। तो 12 बटे 10 कहो या 1.2 कहो, कितनी स्पीड से आंसर आ गया? आया कि नहीं? सभी का आ गया 1.2? ये बता दो तो फिर। 2022 CGL का क्वेश्चन है। लेवल बढ़ा दिया थोड़ा सा सवाल का, थोड़ा सा, इतू सा। क्या है? 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 का मध्य अनुपाती बताना है। अब क्या करें? फंस गए। इनका रूट कैसे निकालें जी? आप कर सकते हो। कैसे? सेम प्रोसेस, अंडर रूट ऑफ ए बी। भाई 6 प्लस, देखो रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 2, यानी कि 2 रूट 2 लिख सकता हूं मैं इसे। रूट 8 को लिख सकते हैं क्या? 2 रूट 2, 2 रूट 2। और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 माइनस रूट 2 से। ये मल्टीप्लाई करना जानते हो आप? मल्टीप्लाई करना जानते हो कि नहीं? भाई आप क्या करो, पहले 6 की मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया? 6 तिया 18, फिर माइनस का साइन है, और फिर 6 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 रूट 2। इसका कहानी खत्म। अब 2 रूट 2 पे आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, भाई प्लस का साइन है ना, तो 3 दूनी 6 रूट 2 प्लस का, अब माइनस का साइन है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बनेंगे, और 2 दूनी 4, और ये सब अंडर रूट में है। प्लस से माइनस गया, 18 में से 4 गए तो 14। आंसर कितना आ गया? रूट 14। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रूट 14। क्लियर है? ओके, तो चलें थोड़ा सा आगे, आ जाते हैं इस पे। थर्ड प्रीपोजिशन 15 सवाल कराऊंगा, फिर 15 सवाल और बचेंगे, 30-32 सवाल हैं, वो कल कर लेंगे, है ना? ज्यादा लंबी खींचना भी ठीक नहीं है। 0.024 और 0.12 का थर्ड प्रीपोजिशन पूछा है। थर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? ए और बी का बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। सर कल अंकित सर ने वीडियो बनाया था पोस्ट भरने का, तो वो मेंस के पेपर के, हाँ वो मेंस के बाद होता है, वो पोस्ट प्रेफरेंस मेंस के बाद होता है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 0.12 इंटू 0.12, भाई बी स्क्वायर तो यही होता है, अपॉन ए 0.024। सारा खेल दशमलव का है, ऑप्शन चेक कर लो, नहीं तो सारा खेल, एक भी संख्या इधर उधर हुए ना तो खेला बदल जाएगा, खेला बदल जाएगा अगर एक भी संख्या इधर उधर हुए तो। आपको पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना है। यहां पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहां पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 और 2 4, नीचे मल्टीप्लाई होगी 4 जीरो से, क्योंकि 2 संख्या और 2 संख्या 4 संख्या है। अगर आप 2 पॉइंट को हटाते हो तो नीचे आ जाएंगी 4 संख्या, 4 जीरो। यहां पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, ऊपर जाएंगी 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, कितना आ गया? 6 बटे, और यहां 1 जीरो बची थी, आपका जो आंसर है 0.6 आ जाएगा भाई। क्या आएगा? 0.6। देखा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, बहुत सारे का बी, बहुत सारों का सी, क्योंकि वो पॉइंट में अलझ गए, और यही चाहता था एसएससी सीपीओ 2022।
यही थोड़ी सी कमी रह जाती है कि हम जल्दबाजी में सवालों को गलत कर देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, दोनों का मिक्स सवाल। सीजीएल 22 का क्वेश्चन है, मध्य अनुपाती करा दिया, तृतीय अनुपाती हो गया, तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या है कि 1.6 और 3.6 का मध्य अनुपाती बताओ और 5 और 8 का तृतीय अनुपाती बताओ और जो मिले उनका भी रेशियो बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका मध्य अनुपाती वो कितना होता है भाई, √1.6 इंटू 3.6 और 5 और 8 का तृतीय अनुपाती होता है b²/a। पहले तो ये निकाल ही लो भाई, ये पॉइंट हटेंगे, नीचे 2 जीरो। अब देख लो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है और 100 का आ जाएगा 10। अनुपात ये कितना है, 8 × 8 = 64/5। इन दोनों का रेशियो बताना था ना, इन दो, इसका तो मध्य अनुपाती, 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन और फिर उनका आप रेशियो बताना है। तो आप क्या करेंगे, जब संख्या अनुपात में होती है ना, तो जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है, वो न्यूमरेटर से कट सकता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। जैसे 5 से कट जाएगा 2 बार, जैसे ये 4 से कट जाएगा 16 बार, जैसे ये 2 से कट जाएगा 2 × 3 = 6। भाई नीचे से तो ऊपर कट ही सकते हैं। तो आपका जो आंसर मिला 3 और 16 का, क्या मिला है, 3 और 16 का। ओके, अब एक सवाल दे दूं आपको होमवर्क के लिए, जो मैंने शुरू में छोड़ा था। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, ये आपके लिए टेलीग्राम क्वेश्चन है। टेलीग्राम क्वेश्चन है, अभी टेलीग्राम ओपन हो चुका है ग्रुप आपका। कॉपी में अच्छे से सॉल्व करेंगे खाना वाना खा के और पोस्ट कर देंगे, बाद में फिर मैं देख लूंगा। कल की जो शुरुआत होगी इस सवाल से होगी और कल हम प्रोपोर्शन जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है मिक्सचर कराऊं या फिर हो सकता है हम पार्टनरशिप कर लें। मिक्सचर या पार्टनरशिप में से कोई एक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, क्योंकि यही सीरीज है। मिक्सचर है, पार्टनरशिप है, फिर टाइम एंड वर्क होगा, फिर पाइप सिस्टम और आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे क्या होगा। तो क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।